गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, तरंग फलन के गुणधर्म या भौतिक रूप से स्वीकार्य तरंग फलन। इस टॉपिक को पढ़ने से पूर्व थोड़ा पीछे का एक रिकॉल ले लेते हैं। हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि जो आपका साई है, ठीक है ना, साई एक्स टी, अगर वन डायमेंशन की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा, साई एक्स टी। साई एक्स टी बेसिकली क्या था, तरंग फलन था। और ये आपको कहाँ से मिल रहा था कि जब आप किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए, अर्थात जो क्वांटम यांत्रिकी निकाय है उसके लिए, जब आप ये जो ई साई इजिकल टू एस साई, ठीक है ना, ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन थी। लास्ट में हम इस कंक्लूजन इस फॉर्म में आए थे, एच के और ई के अलग अलग मान थे, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन पोजीशन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साई का मान मिलेगा। तो वो जो साई का मान है वही आपके क्या कहलाता है, तरंग फलन कहलाता है उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो साई है, एक दफ़ा अगर आपको किसी निकाय के तरंग फलन का मान पता हो जाए तो आप उस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब, अर्थात उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हो। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा था कि साई का स्वयं का अपने आप में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, ठीक है ना। साई इटसेल्फ डजंट मीन एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। लेकिन हमने क्या देखा कि मैक्स बॉर्न ने एक इंटरप्रिटेशन दिया था अपना। उन्होंने क्या बताया कि साई का तो अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब इस साई को आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो मोड साई स्क्वायर मिलेगा, विच इज ए रियल क्वांटिटी, इसका अपने आप में एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। और उस सिग्निफिकेंस को उन्होंने क्या बताया था कि ये जो आपका मोड साई स्क्वायर है वो क्या दर्शा रहा है, उसका नाम दिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और वो ये दर्शा रहा है कि किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ पर, किसी दिए गए स्थान पर और किसी दिए गए समय पर, एट ए गिवन पॉइंट और एट ए गिवन टाइम, उसके समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात यदि साई स्क्वायर का मान ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर टाइम और क्षेत्र में तो वहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है, और अगर इसका मान कम है तो वहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी। प्रोपोर्शनल लिया था वह, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और जो आपका बीएससी का एग्जाम होता है उसमें तो ये क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में छोटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या होगा कि किसी भौतिक रूप से स्वीकार्य तरंग फलन की विशेषताओं को आप लिखिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझते ये क्या है, और फिर विशेषताओं को हम क्या कर लेंगे, लिस्टिंग करके नोट डाउन कर लेंगे। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि ये जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, साई के कुछ मान मिलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि साई के वो सारे के सारे मान क्या हो, फिजिकली एक्सेप्टेबल हो, यानी वो भौतिक रूप से स्वीकार्य हो, जरूरी नहीं है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि साई पर हम कुछ कंडीशंस इंपोज करते हैं, अर्थात साई पर हम क्या करते हैं, कुछ शर्तें लगाते हैं कि भाई साई जो है आपका, जो आपको इसके सॉल्यूशन से मिला है, वो अगर निम्न शर्तों का पालन कर रहा है तभी उसका फिजिकल मीनिंग है, या तभी वो क्या होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो उन शर्तों का, और वो शर्तें भी कैसी, जितनी शर्तें हम नोट डाउन करेंगे उन सभी का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने 3 4 5 शर्तें लिखी उनमें से किसी एक का कर दिया, नहीं, उन सभी शर्तों का एक साथ पालन अगर वो सही करेगा तभी वो क्या होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस पॉइंट का, यानी फिजिकली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया। मैं वन लाइन में वापस बोल देता हूं कि जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम हल करेंगे तो साई के जो मान प्राप्त होंगे उन साई के मानों पर हम कुछ शर्तें आरोपित करेंगे, और वही साई भौतिक रूप से स्वीकार्य होगा, या वही तरंग फलन भौतिक रूप से स्वीकार्य होगा जो उन सभी शर्तों का एक साथ पालन करता हो, ठीक है ना। When we solve the Schrodinger equation, we can get some values of psi. Only those psi are physically acceptable whose follow some specific conditions. ठीक है, अब उन conditions को हम नोट डाउन कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके उनको नोट डाउन करते हैं और उनको समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसको आप नोट कीजिए, मैं लिख रहा हूं, मैं 1 डायमेंशन लिख रहा हूं और 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा, इन जनरल हो जाएगा, मैं भी बता दूंगा। साई एक्स एंड डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है ना। हिंदी में भी लिख देता हूं, साई एक्स तथा
डेल साई बाई डेल एक्स परिमित, परिमित यानी फाइनाइट, परिमित होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है, इसका पालन होना जरूरी है। यानी जो आपको साई मिलेगा वो साई इस प्रकार का होना चाहिए कि वह खुद भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और उसका जो x के सापेक्ष प्रथम अवकलज है वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर 3 डायमेंशन की बात करोगे तो ये साई आर टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड, और डेल साई बाई डेल टी भी आप ले लेते हो, ठीक है ना, सारी चीजें। तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। अब ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब इसका मतलब क्या, फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास साई एक्स का एक मान है, मान लो मैंने कह दिया साई एक्स, कोई सॉल्यूशन निकल करके आया, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, साई एक्स मान लो 10x निकल करके आया, ठीक है। तो अब आप चेक कैसे करोगे कि साई एक्स फाइनाइट है या नहीं, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे और साई का मान चेक करोगे। तो आपको पता है कि जब आप x का मान 0 रखोगे तो साई एक्स आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो 0 क्या है, फाइनाइट ही है, ठीक है ना। लेकिन जब आप x का मान π/2 रखते हो तब आपको साई एक्स क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। तो मैंने क्या कहा कि साई वही एक्सेप्टेबल होगा जिसके लिए इसका मान क्या हो, फाइनाइट हो, लेकिन π/2 पर क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। तो ये तरंग फलन क्या है, भौतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है इस रेंज के लिए। हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर ऐसी रेंज दे दे कि 0 से π/4 में ही पूछ ले, तभी हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अभी हम इन जनरल क्या देखेंगे, हमारी जो रेंज चलेगी वो चलेगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में। इन जनरल हम इसके हिसाब से चेक करेंगे। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ये रेंज अलग दे दी, -a से +a दे दी या -b से +b दे दी, कोई भी रेंज दे दी, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। सिंपल सा अर्थ क्या है कि जो भी साई एक्स आपको दिया गया है तो x पर डिपेंड कर रहा है। x के आप मान रख के देखिए दिए गए रीजन में, उस मान से अगर आपको दिख रहा है कि साई एक्स कहीं पर भी इनफाइनाइट है तो वो क्या होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से डेल साई बाई डेल एक्स के भी देखिए, आप इसका करोगे तो जो मान आएगा फिर x की वैल्यू रख के देखिए वो फाइनाइट अगर आ रहा है हर मान पर, जो भी आपको रेंज दे रखी है उस पूरी रेंज में अगर वो फाइनाइट है तब ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पहली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। अभी हम पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसको आप 1-2 ग्राफ से भी देख सकते हो। चलो हम इसको ग्राफ से देखते हैं, ठीक है ना। बस याद आपको ये रखना है, साई और उसका प्रथम अवकलज क्या है, परिमित होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो ये कोई ग्राफ बनाया आपने, ये 10x का एक तरह से, तो अगर मान लो ये fx है आपका, यह साई एक्स है और इधर x है, तो क्या ये फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट पर जा रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, fx टेंड्स टू इनफाइनाइट है इस पोजीशन पर, तब क्या हो जाएगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब मान लो आपने कोई ऐसा ग्राफ बनाया, कोई इस तरह का ग्राफ आ गया, सपोज कीजिए इस तरह का कोई ग्राफ आ गया, तो x तो इसमें, अब जैसे मान लो ये fx है आपका और ये x है, ये x तो क्या है आपका, fx तो हर जगह फाइनाइट ही है, उसके मान या तो 0 यहाँ भी 0 है। लेकिन अगर आप किसी भी बिंदु पर, जैसे सपोज करो इस बिंदु की बात करें, इस रेंज में इस बिंदु पर उसका प्रथम अवकलज, और डेल साई बाई डेल एक्स बेसिकली है क्या, ये जो आपका डेल साई बाई डेल एक्स है वो क्या है, जो भी आप साई में और एक्स में ग्राफ बनाओगे, ठीक है ना, उसकी ढाल है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, जो भी आपको स्लोप प्राप्त हुआ है वाई और एक्स के बीच में जब आप कर्व बनाते हो तो उसकी ढाल होती है। और ढाल क्या होती है, एक तरह से स्पर्श रेखा ही तो है। तो जैसे ये बिंदु है मान लो, तो यहाँ पर आप जैसे स्लोप बनाओगे तो वो क्या होगा, एक तरह से इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी, वो अनंत पर चली जाएगी ढाल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एफ एक्स जो है वो, मतलब साई एक्स जो है वो फाइनाइट तो है, लेकिन उसका प्रथम अवकलज क्या है, वो फाइनाइट नहीं है, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, ग्राफ को देखने से पता चल जाएगा। अभी मैं कुछ और आपको 4-5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी दूंगा, मतलब साई के कुछ मान लिखूंगा और आपको चेक करने के लिए कहूंगा कि आप जो भी सारी कंडीशंस उनको चेक करके देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला काम सिर्फ इतना ही, आपको क्या पता रखना है कि तरंग फलन और उसका प्रथम अवकलज, और इस प्रथम अवकलज को आप याद रखिए, प्रथम अवकलज में सारे शामिल है, डेल साई बाई डेल वाई भी शामिल है, डेल साई बाई डेल जेड भी शामिल है, और डेल साई बाई डेल टी भी शामिल है। आप चाहो तो सिंपली आप ऐसा लिख सकते हो, साई और उसके प्रथम अवकलज क्या होने चाहिए, परिमित होने चाहिए। एक्स में बात करो चाहे 3 डायमेंशन में बात करो, कोई बड़ा इश्यू नहीं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उसको भी नोट कर लेते हैं। और ये मैंने वर्ड लिखा है मस्ट, यानी होना ही चाहिए, शुड नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। दूसरा क्या हो जाएगा, साई एक्स एंड डेल साई बाई डेल एक्स
मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं, साई एक्स तथा डेल साई बाई डेल एक्स एक मानी होने चाहिए। अब ये क्या है, अभी मैं बताता हूं आपको क्या है इसका मतलब, इसको आप नोट कर लीजिएगा। साई एक्स एंड डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको कोई भी साई एक्स दे दिया, साई एक्स दे दिया तो वो निश्चित रूप से क्या एक्स पर डिपेंड है। आप एक्स के अलग अलग मान रखोगे और उससे आपको साई के अलग अलग मान मिलेंगे। तो अगर आपको एक्स के किसी एक ही मान पर साई के एक से ज्यादा मान मिल रहे हैं, यानी एक्स तो सेम है लेकिन साई एक्स क्या है, अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, वो आपके हो जाएगी नॉन सिंगल वैल्यूड वाले। जैसे इसको आप समझिए, मैं दो मान लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक आपके है एक्स स्क्वायर और एक आपके है प्लस माइनस रूट 6x। सपोज करिए कोई मान है, अभी हम इसकी फाइनाइटनेस चेक नहीं कर रहे हैं, मैं केवल आपको ये पॉइंट चेक करवा रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो अगर मान लो रेंज आपकी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी, सपोज करो, तब तो ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वैसे भी नहीं होगा। लेकिन अभी मैं वो पहला पॉइंट चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको सिंगल वैल्यूडनेस का मतलब क्या होता है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर है, अब सपोज करो एक्स का कोई मान, सपोज करो आपने +2 रख लिया, तो साई का मान क्या आ गया, साई का मान आ गया आपके 4। यानी कंडीशन क्या थी सिंगल वैल्यूड की, एक बार आप वापस सुन लीजिए, एक्स के एक ही मान पर साई के अलग अलग मान अगर प्राप्त हो तो वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा। एक्स का मान एक ही है, साई के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। अब x +2 पर साई का केवल एक ही मान प्राप्त हो रहा है। अब आप सपोज करो x = -2 रख दिया तो साई क्या मिल गया आपको, साई 4 ही मिल गया। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये सिंगल वैल्यूड है या नहीं है। मैंने क्या कहा, साई सेम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन साई इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, लेकिन x तो अलग अलग है, x सेम नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। x के एक मान के लिए साई का केवल एक मान होना चाहिए, सिंगल साई, इसका अर्थ यही है। अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर सपोज करो x आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो साई आपको क्या मिल गया, साई x मिल गया +√6 और -√6। तो यहाँ देखो x का एक ही मान है लेकिन साई के क्या मिल गए, दो अलग अलग मान मिल गए। तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है और ये सिंगल वैल्यूड है। साई सेम हो सकता है x के अलग अलग मान के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x के एक ही मान के लिए साई अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल से आप बड़े आसानी समझ सकते हो, ये है, सॉरी ये नहीं है और ये है सिंगल वैल्यूड। एक ग्राफ से भी देख लेते हैं इसको, बहुत इत्मीनान से लेक्चर को बिल्कुल एक बार सुनिए, देखिए, पॉज कर लीजिए, थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, फिर वापस सुनिए। एक बार ये 3-4 पॉइंट समझ में आ गए तो थ्रू आउट द क्वांटम मैकेनिक्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये सारे जो अभी आप 3-4 लेक्चर में आपको देने वाला हूँ वो सारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है ना। अगर वो आपको सही ढंग से समझ में आएंगे और उनको अप्लाई करना आपको अच्छे से आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको थोड़ा ग्राफ से भी देख लेते हैं, एक कोई ग्राफ बना के देखते हैं, उससे पता चलेगा कि सिंगल वैल्यूड है या नहीं। सपोज कीजिए आपके कोई इस तरह का कोई ग्राफ बन गया, इस तरह का कोई ग्राफ है, ये मान लो साई है और ये x है। अब देखो सपोज करो मैंने कह दिया x का मान लो कोई ये मान है, कुछ भी x = सपोज करो a है यहाँ पर कोई, तो इस a के संगत आपको साई के क्या क्या मान मिल रहे हैं, यहाँ पर भी एक साई मिलेगा, यहाँ पर भी एक साई मिलेगा और यहाँ पर भी एक साई मिलेगा। तो यानी x = a पर साई x के 3 मान प्राप्त हो रहे हैं, 3 मान प्राप्त। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साई इज नॉट सिंगल वैल्यूड। तो कई बार ऐसा ग्राफ भी मिलेगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि साई सिंगल वैल्यूड है या नहीं। रिकॉल, x के एक ही मान के लिए साई का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, सिंगल वैल्यूड कहलाता है। ठीक वही कंडीशन किस पर लग जाएगी, डेल साई बाई डेल एक्स पर भी लग जाएगी। डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड और डेल साई बाई डेल टी, याद रखिए, ठीक है ना। तीनों है, तीनों क्या, चारों, सॉरी 3 तो पोजीशन वाले और एक टाइम वाला। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला हो गया आपका फाइनाइट और दूसरा हो गया सिंगल वैल्यूड। अब तीसरा लिखते हैं हम,
साई एक्स एंड डेल साई बाई डेल एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, अर्थात साई एक्स तथा डेल साई बाई डेल एक्स सतत होने चाहिए। ये तो आप जानते हो सतत का क्या मतलब होता है, अवकलनीय का क्या मतलब होता है, ये सब आप जानते हो, ठीक है। यहाँ आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, इससे पहले वाले में जब मैंने आपको डेल साई बाई डेल एक्स का कहा था तो वहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि आपका डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड और डेल साई बाई डेल टी जो इन पर इम्पोज हो रही थी वो इन चारों पर हो रही थी, इन तीनों पर भी हो रही थी। यानी ये चारों जो है साई का पोजीशन के रेस्पेक्ट में और साई का समय के रेस्पेक्ट में जो प्रथम अवकलज है वो फाइनाइट भी होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस में आएंगे तब इस डेल साई बाई डेल टी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका भी एक कारण है, क्यों नहीं है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि आपकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, हमेशा देखो आप जब भी कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हो तो उससे क्या होता है, एक अगला जो डेरिवेटिव होता है उसको आप चेक करते हो। तो चूंकि श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम में तो क्या है, सिंगल ऑर्डर ही है, डेल साई बाई डेल टी का ही आ रहा है, लेकिन पोजीशन में वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए पोजीशन में तो प्रथम अवकलज क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लेकिन टाइम का प्रथम अवकलज का सतत होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा जब इसको नोट करें तो साई एक्स और ये, और साइड में जब आप नोट कर लेना अगर 3 डायमेंशन के लिखो तो ये तीनों होने चाहिए, डेल साई बाई डेल टी के लिए सतत होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब कंटिन्यूस का क्या मतलब है, कंटिन्यूस को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से या सिंपल तरीके से आपको समझना हो तो जब भी आप साई एक्स का ग्राफ बनाओ तो आपका पेन अगर जैसे आपने शुरू किया ग्राफ बनाना और बिना पेन उठाए अगर आप ग्राफ बना रहे हो, जैसे सपोज करो ये कोई आपने ग्राफ बनाया इस तरह से, तो बिना पेन उठाए बना लिया। अब मान लो ये कोई आपने ग्राफ बनाया हो, तो इसमें क्या होगा, यहां से यहां तक आपको पेन उठा के बनाना पड़ा। तो जब भी आपको पेन को उठा करके बनाना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज जो बता रहा हूं, बाकी तो आप बना सकते हो। तो अगर कंटिन्यूस चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, साई एक्स तथा डेल साई बाई डेल एक्स कैसे होने चाहिए, सतत होने चाहिए। इसको भी हम एक बार ग्राफ से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है तो ये क्या है, सतत है। अब मान लो ये कोई ग्राफ है, इस तरह का ले लो, इस तरह का, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि आपको क्या हो गया, पेन उठाना पड़ गया। अब सपोज कीजिए ये कोई ग्राफ है आपका, ये है तो सतत, देखो ये से चला, यहां रुका और वापस, अभी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इस ग्राफ में आप क्या देखोगे कि साई एक्स तो आपका क्या है, इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, साई एक्स तो सतत है, लेकिन इस बिंदु पर क्या हो रहा है, डेल साई बाई डेल एक्स से क्या है, सतत नहीं है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, एक नति परिवर्तन बिंदु मिल रहा है आपको। यहां पर क्या हो रहा है, बिल्कुल ढाल चेंज हो रही है, ठीक है ना, सेम ढाल नहीं रह रही है। यहाँ पर अलग थी, यहाँ पर आपकी अलग थी, और इधर ढाल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इधर तो क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि इस तरह की ढाल है, और इधर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, डेल साई बाई डेल एक्स का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। समझे मेरी बात, मैं वापस बताता हूं। इस ग्राफ को देखिए आप, इस ग्राफ में यहाँ पर क्या एक पॉइंट आ रहा है इस तरह से, थोड़ा मैं वापस बना देता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए इस तरह से ग्राफ था, तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के इधर साई एक्स तो कंटिन्यूस है, क्योंकि आपको यहां से जाकर के यहां चलने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ा, तो मैंने लिख दिया साई एक्स कंटिन्यू। लेकिन डेल साई बाई डेल एक्स क्या है, सतत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर इस पोर्शन की बात करो तो इधर तो ढाल क्या है आपकी, इधर ढाल क्या है, नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, प्लस में आ रही है, और इधर क्या है, ढाल नेगेटिव है। तो देखिए डेल साई बाई डेल एक्स अगर कंटिन्यूस होता तो थ्रू आउट द ग्राफ क्या रहती, ढाल या तो पॉजिटिव रहती या नेगेटिव रहती, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो इस कारण से ये ग्राफ साई एक्स सतत तो है, लेकिन डेल साई बाई डेल एक्स सतत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और फिजिकली एक्सेप्टेबल के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी मैं एक कंडीशन और लिखूंगा, वो सारी की सारी कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा। तीसरी हो गई, अब हम चौथी देख लेते हैं, वो क्या है, फोर्थ कंडीशन क्या है, उसको भी हम आराम से देख लेते हैं। तो इस तरह से आपका फिर ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा और आप आराम से इसको सुनना, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करना, बार बार प्रैक्टिस करना, तो आपके आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा।
चौथी कंडीशन क्या है, साई एक्स मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, अर्थात साई एक्स वर्ग समाकलनीय, वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। इसको आप मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं लिख देता हूं फिर मैं समझा दूंगा। यानी इसके लिए एक मैथमेटिकल कंडीशन आती है, साई साई स्टार डी टू इधर आ जाएगा ऑल स्पेस इज इक्वल टू फाइनाइट। अभी क्या है मैं बता दूंगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, साई एक्स मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर का मतलब तो क्या हो गया, साई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोड साई स्क्वायर। इंटीग्रेबल का मतलब क्या हो जाएगा, वो समाकलनीय होना चाहिए। यानी अगर आप साई के वर्ग का समाकलन कर रहे हो तो उसका जो मान है क्या मिलना चाहिए आपको, कुछ ना कुछ फाइनाइट मान मिलना चाहिए। अगर ये मान लो इनफाइनाइट हो जाता है स्क्वायर, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हो और वो इनफाइनाइट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो समाकलनीय नहीं है। समझ गए, तो ये बस इसका अर्थ ही है। अब ऑल स्पेस का मतलब क्या है, ऑल स्पेस का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। आप ये मैंने 3 डायमेंशन लिख दिया, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ dx लिख दीजिए इसके हिसाब से, ठीक है ना। सिंगल में dx हो जाएगा और अगर आपका 3 डायमेंशन है तो ये क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन का मान क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ऑल स्पेस का मतलब जो भी रेंज, अब ये रेंज अलग हो सकती है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये हो सकता है -a से +a में चली जाए, -4 से +4 हो जाए, -3 से +2 हो जाए, कुछ भी हो सकती है। रेंज आपको क्वेश्चन के हिसाब से होगी, लेकिन इन जनरल इसका यही मतलब है कि दिए गए जो वॉल्यूम या दिए गए क्षेत्र के लिए मोड साई स्क्वायर का जो समाकलन है वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, साई एक्स मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। तो ये थी आपके 4 कंडीशन। मैं फटाफट एक बार ब्रीफली बोल देता हूं। श्रोडिंगर समीकरण से जो हमें साई का मान प्राप्त होता है, साई के कई सारे मान प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें से केवल वही साई या वही तरंग फलन का मान हमारे लिए भौतिक रूप से स्वीकार्य होगा जो निम्न शर्तों का एक साथ पालन करता हो, ठीक है ना। वर्ड एक साथ है, कौन कौन सी हो जाएगी, साई एक्स तथा उसका प्रथम अवकलज डेल साई बाई डेल एक्स कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, साई एक्स तथा उसका प्रथम अवकलज डेल साई बाई डेल एक्स एक मानी होना चाहिए। और जब हम इन दोनों कंडीशन की बात कर रहे हैं सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट में, तो जो प्रथम अवकलज है वो प्रथम अवकलज पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी और समय के रेस्पेक्ट में भी हम बात कर रहे हैं। यानी डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड और डेल साई बाई डेल टी फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, होना चाहिए। और सतत वाली कंडीशन में डेल साई बाई डेल टी का सतत होना जरूरी नहीं है। और सतत क्या है, किस तरह से, वो आपको पूरा समझ में आ गया। और चौथी कंडीशन है कि जो साई है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल अर्थात वर्ग समाकलनीय होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है जो किसी भी तरंग फलन को भौतिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए आवश्यक है। पुनः बता देता हूं कि ये सारी शर्तें एक साथ इनका पालन होना जरूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ वेव फंक्शन साई के कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं और चेक करते हैं कि वो भौतिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं ताकि ये टॉपिक आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। साई के अलग अलग मान है और मैंने रेंज भी दे रखी है। जैसे पहला है साई एक्स इक्वल 2 साइन पाई एक्स। एक तो रेंज आपके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है और एक कोई -a टू प्लस a है। तो जो रेंज है उसके हिसाब से आपको चेक करना है। तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। मैं अब इनको करके दिखाने वाला इस लेक्चर में नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। मैं ये मान के चलूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। जो मैंने कंडीशंस आपको बता रखी है चारों, उन चारों को आप अप्लाई करके देखिए और घर पर इस चीज़ को आप करके देखिए, चेक कीजिए कि कौन कौन से वेव फंक्शन है वो फिजिकली एक्सेप्टेबल है और कौन कौन से नहीं है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे चारों कंडीशंस तो कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है उसको आप नोट कीजिए, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने पहला लिया तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इस रेंज में चेक करोगे भाई, अलग अलग मान रख के देखोगे कि इसका मान क्या आ रहा है। फाइनाइट आ रहा है तो आप कह दोगे ठीक है। फिर इसके प्रथम अवकलज का देखोगे, फिर आप सिंगल वैल्यूडनेस चेक करोगे, फिर कंटिन्यूटी चेक करोगे और फिर स्क्वायर इंटीग्रल चेक करोगे। तो वो चारों चेक करोगे तो अगर चारों एक साथ सेटिस्फाई हो रही है तो
तो उस वेव फंक्शन को आप क्या कह दोगे, फिजिकली एक्सेप्टेबल, और अगर नहीं हो रही है तो उसको आप क्या कह दोगे, वो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप आराम से कीजिए। तो इस लेक्चर में हम लोग बहुत आसानी से फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को समझ चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और है, चलो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर टॉपिक हमारा थोड़ा भटक जाएंगे। तो ये टॉपिक बेसिकली हमारे वेव फंक्शन पर था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछले जो 2-3 लेक्चर जो हमने वेव फंक्शन पर लिए हैं, आप उनको आसानी से आराम से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और ये तीसरा लेक्चर एक तरह से वेव फंक्शन पर, और अभी आगे एक लेक्चर और आएगा छोटा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको तरंग फलन क्या है और किस तरह से तरंग फलन यूज आ रहा है आगे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने में, वो जब तक पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्वांटम मैकेनिक्स में वो मजा नहीं आने वाला। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो तो आप आराम से कमेंट्स के थ्रू या किसी भी और माध्यम के थ्रू आप आराम से पूछ सकते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे। और नहीं भी आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेक्चर को हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी नई चीज़ें हैं, और एक्चुअल में ये चीज़ें क्या होती है, प्योरली क्लासरूम में पढ़ाने के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर आप म्यूचुअल इंटरेक्शन के माध्यम से आप चीज़ों को बता सकते हो। अब यहाँ पर तो क्या एक बैरियर सा है, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि सामने वाले को कितना समझ में आया, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं काफ़ी हद तक आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूँ। अब वो जजमेंट तो आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो तो लेक्चर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं हमेशा ये बता रहा हूँ कि बुक्स को आप जरूर पढ़ें। लेक्चर आपने सुन लिया, उससे शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, लॉन्ग नोट्स जो भी बना लिए, लेकिन साथ साथ बुक्स को भी पढ़ें, क्योंकि लेक्चर में पूरी की पूरी बुक तो लिखवाई नहीं जा सकती, मेन चीज़ें समझाई जा रही है, ठीक है ना। तो बुक पढ़ने से क्या होगा, कुछ चीज़ें हो सकता है लेक्चर सुनने से आपको ना समझ में आए, तो बुक से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस लेक्चर को मैं यही फिनिश करता हूँ। थैंक यू।